नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सी-टेट पेपर फर्स्ट के सॉल्व पेपर की बात करेंगे, फुल सोल्यूशन जानेंगे और ए टू जेड जानेंगे कि आपका सीडीपी में कितना स्कोर है। तो आइए देर न करते हुए ए टू जेड हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के यहाँ पे सॉल्व पेपर करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा गया था। प्रश्न दिया गया आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों की लंबाई और वजन वृद्धि में किसका उदाहरण है। देखिए, आप सभी लोगों में कई बार क्लास प्रैक्टिस सेट में बताया भी, जब भी लंबाई वजन वृद्धि की बात की जाती है, ना तो गुणात्मक आएगा, ना ही भावात्मक आएगा, ना ही संज्ञानात्मक आएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि लंबाई जो वजन होती है वो किससे नापेंगे, लंबाई जो नापेंगे वजन जो करेंगे मात्रात्मक होती है। लंबाई मान लीजिए 5 फुट है तो लिखेंगे, वजन आपका 50 या 60 kg है तो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी, ये मात्रात्मक परिवर्तन आपका कहला जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जीन पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। अब यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछा गया है, तो जीन पियाजे जी की कौन सी कहलाएगी, द्वितीय अवस्था कहलाएगी, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है। तो यहाँ पे आपके प्रतीकात्मक खेल और जीववाद हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। प्रश्न दिया गया साथियों कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। देखिए, कोई भी बच्चा जब आलोचनात्मक प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य एक ही होता है, और वह उद्देश्य बनता है कि छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या ऐसा उद्देश्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्या उद्देश्य होगा? उद्देश्य होगा उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। मैंने कभी कहा था, जहाँ पे देखिए याद करने का प्रोत्साहित कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला कह रहा है आपका कि छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, तो सक्षम बनाना, लेकिन केवल जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान करना, ये भी आपका निगेटिव है। तो उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना एक पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। आनुवंशिकता पूरी तरह से व्यक्ति या के किसका निर्धारण करती है, तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 आता है। आनुवंशिकता जो होता है हमारे पूर्व जो होते हैं उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो है पहला ऑप्शन होगा जेंडर। ठीक है, इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर तनाव, सामाजिक अभाव का अनुभव किया है और आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना होती है। तो यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन के महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित होता है, क्या कहलाएगी। अब देखिए, यह अवधि विकास पर्यावरणीय समर्थन को महत्वपूर्ण प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह आपकी क्या हो जाएगा, सहज काल, मूल काल, संवेदनशील या निगमनात्मक। अब देखिए, जहाँ पे गंभीर जैसे शब्दों का, अनुभव जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो कहीं ना कहीं संवेदनशील अवधि कहला जाएगी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। देखिए, यहाँ पे निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की समर्थन की बात की जा रही, तो आपका वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार छात्रों के सीखने अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण होगा। देखिए, अगर बेहतर बनाना है, और मैंने बताया था जीन पियाजे जी, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, 3 ऐसे टॉपिक है जो सी-टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। 3 टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, और वही ऐसा हुआ है। तो जो चीज़ें हम बताते हैं क्लास प्रैक्टिस सेट में, उन चीज़ों को ध्यान भी देना आप लोगों को। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार हमें देखना है कि छात्रों के सीखने अनुभव को बेहतर बनाना है, उसके लिए अनुशासित दृष्टिकोण बताना है। तो उसी के लिए होगा कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप में शामिल महसूस करते हैं जब, कब महसूस करते हैं। देखिए, कोई भी बालक बालिका होगा, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस तभी करेगा जब जो है गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होंगी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार जो है नियमित करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वह आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा,
वाइगोस्की का कहना है, अगर पढ़ेंगे आप, कि बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार का निमित्त करना, इसलिए आत्मवाक्यों के प्रयोग द्वारा है। भाई आप अपना व्यवहार कैसे करेंगे? आत्म यानी स्वयं, आत्म मतलब क्या होता है? स्वयं से संबंधित है। तो आप ये शब्दों को भी आप लोगों को समझना है। अगला है, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता जो है रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह विकास किस अवधारणा को प्रदर्शित करेगा? अब देखिए, उसके जैसा ही सेम देखो समझ लेना, यानी फोटोकॉपी। जब भी फोटोकॉपी की बात की जाती है तो फिर किसका नाता? समायोजन हो जाए, क्योंकि वह समायोजन कर रही है, क्योंकि सेम दिख रहा है नहीं है लेकिन दिख रहा है इसलिए बोल रही, तो वह समायोजन कहला जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? देखिए, जब भी प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जाएगी तो एक चीज़ अपने माइंड के मेमोरी में सेव कर लेना है कि प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि कथन और कारण। सभी को पता है कि 4-5 प्रश्न पूछे ही जाना है, और ईवीएस और सीडीपी ये दो ऐसे टॉपिक है जो अभिकथन का कारण 2-3 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता में बाधा होती है। अब दोनों को समझिएगा। यहाँ पे हमारा पहला तो सही दिया गया है कि शिक्षक जो होते हैं बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, लेकिन समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता में बाधित होती है, तो इससे कोई संबंध नहीं है आपका, इसलिए दूसरा वाला होगा। पहला तो सही है लेकिन कारण यानी आर आपका गलत दिया गया है। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का किस कारण या किसको ठहरा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऑप्शंस जाएगा, योग्यता का भाव। मुझे अंकों का समझ नहीं है, जैसे आपने सा को वाज लिख देना, आपने पढ़ाई होगा, उसी प्रकार से ये सेम क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे योग्यता का भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे के जटिल रूप से संबंधित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि शिक्षक कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के संवेगात्मक सहारा देना, ये भी पॉजिटिव है, और संवेग और संज्ञान एक दूसरे के संबंधित है, जटिल संबंधित है, ये एक शब्द दे दिया गया। तो संबंधित है ये तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दोनों बातें सही दी गई। अगला, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार होता है? तो यहाँ पे उत्तरोत्तर अगर विकास की बात की जाती है, तो जब भी उत्तरोत्तर विकास की बात की जाएगी तो ये क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के उत्तरोत्तर विकास पूछा गया है, तो क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न विभिन्न जेंडर के व्यवहार में के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो ये आपके हो जाएगा जेंडर रूढ़वादिता ही होगा। सभी लोग जानते हैं जब भी जेंडर की बात की जाती है, जेंडर रूढ़वादिता, और ऐसा एक प्रश्न आना ही आना है। सिंपल सरल होता है लेकिन फिर भी यह प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण यह है कि कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। अब इस पर हमें प्रश्न देखें कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दिया गया है तो सांस्कृतिक रूप से ही करना होगा, ये बात सही दी गई है। लेकिन कक्षा में जो आपका कारण कह रहा है कि कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित के, केवल जो शब्द दे दिया गया, तो केवल सभी लोग जानते हैं पेडागोजी से भी निगेटिव होता है, इसलिए आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा
सेकंड ऑप्शन में जाएगा कि ए सही है, बी नहीं सही है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्ध की अवधारणा का निहितार्थ है। हमने सीडीपी का मैराथन क्लास किया था जिसमें बुद्ध के 50 प्रश्न बताए थे, आप देख लिए होंगे। लगभग 3 घंटों की क्लास हमने किया था। यहाँ पे 50 प्रश्नों में से ये शब्द पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्ध की अवधारणा का निहितार्थ होता है। तो जब भी हार्वर्ड गार्डनर की बुद्ध की बात की जाती है तो अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएँ होती हैं, क्योंकि बुद्धि केवल एक ही आयाम होता है, यह गलत है। केवल प्रयोगात्मक अधिगम से होता है, ये भी गलत है। लोग दुनिया के सामने के रूप समझते और संशोधित करते हैं। तो जहाँ पे केवल दिया जाए निगेटिव हो जाएगा, और सभी लोग दे दिया जाए तो ये भी निगेटिव हो जाता है। अगली बात करते हैं, दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान होता है। देखिए, दोहरा बारंबार यानी बार बार जो आप वही व्यवहार करते हैं तो ये किसकी पहचान होती है। अगर बार बार वही व्यवहार आया तो क्या हो जाएगा, स्वलीय क्रम विकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्वलीम होगा, क्योंकि अधिगम विकलांगता यहाँ पे नहीं होगा। कुछ लोग करें जो तो गलत होगा। ठीक है, बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। केवल जो शब्द दे दिया गया, मैंने बताया जहाँ पे केवल यानी निगेटिव, यहाँ पे भी केवल दिया गया है, ये भी निगेटिव। अधिगम अर्थ निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया, ये सही हो जाएगा। तो कुछ शब्दों को भी देखना है आपको, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। शब्दों को देखिए और क्वेश्चन को सही कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये अभी ध्यान देना कि कैसा है, प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाती है और प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कौन सा होगा कि शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे शिक्षक पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनको हाल में छोड़ देना, ये भी गलत बात है। शिक्षक ज्ञान प्राथमिक स्रोत होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं, निगेटिव प्रश्न दिया गया, तो कौन नहीं होगा। देखिए, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। तो एक आलोचनात्मक जो सोच होता है वह तथ्यात्मक पर नहीं होता, केवल मैंने बताया ना, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। यह उच्च स्तरीय और सोच समस्या समाधान केवल कौशल को बढ़ावा देना, ये भी पॉजिटिव है। यह खुला प्रश्न और कई उत्तरों के प्रस्तुत करने को अनुमति देता है, ये भी सही बात है। लेकिन पहला विशेषता नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन कारण वाला प्रश्न है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्देश यह देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहित करना अपने आप में पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ कक्षा में जो है बच्चे की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभा या प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो दोनों बातें इसमें सही दी गई हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा क्या होगी। देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, एक समावेशी कक्षा है, सभी बच्चे बैठे हुए हैं। तो समावेशी कक्षा में क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। सभी बच्चे की कक्षा की गतिविधियां तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है, विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित रूप में देखा जा सकता है। तो विशेष बच्चा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा है, सभी बच्चे एक समान हैं। सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। विशेष बच्चा हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करता है। तो सटीक आंसर में पहला ऑप्शन लग रहा है जो सही होना चाहिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में क्या होता है। देखिए, जो बच्चे जो है सीखने में अक्षमता होते हैं, जो कठिनता होती है, आमतौर पर समान रूप से देखा जाता है कि वे बच्चे जो होते हैं एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम में होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र में ऐसा नहीं करते। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो जाती हैं, ऐसा होता है, मुमकिन है।
विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तित्व बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों प्रश्नों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों बातें सही दी गई, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सीडीपी के 2-3 प्रश्न और बचे हैं, कंप्लीट करते हैं। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कक्षा 5वीं के बच्चे की बात कर रहे हैं जो तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ा रहे हैं, और यह संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया जाएगा वह किसके द्वारा होगा, तो वह मेन बेस्ड हो जाएगा निर्देशित खोज के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन ये उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में होगी। अब यहाँ पे दुविधा की बात की जा रही है और दुविधा में जो है अरुणिमा तर्क दे रही है, तो कहीं ना कहीं नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार और लोकतंत्र का ऑप्शन होना चाहिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो विकास के संदर्भ में देखा जाए, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता। विकास सीधे नहीं होता, विकास की गति कभी धीमी होगी कभी तेजी होगी, रैखिक गति से होती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। नेगेटिव बताना है। देखिए यहाँ पे सीखने की सार्थक प्रभावी तकनीक की बात की जा रही, तो इसमें आपका स्मृति सहायक विधियाँ भी होगी, संकल्पना चित्रण होगा, विस्तृत दोहराव होगा, लेकिन रटना या दोहराना पेडागॉजी सीडीपी में रटना जो है नेगेटिव माना जाता है। तो ये रहे दोस्तों सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके सीटेट में आए हुए थे। सीटेट 7 जुलाई 2024 को पूछे गए हैं। बाकी सभी पेपर के आएंगे, आपको A to Z रिपोर्ट आएगा, पूरे प्राइमरी सेकंड पेपर सभी का सोल्यूशन आएगा। सभी लोग जुड़े रहिए अपने टीटी फैमिली से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।